नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2023 तक बिहार में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 0, 5, 10, 4। तो बिहार में एक भी विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं बना हुआ है, तो इसमें 0 हो जाएगा। ए सही है मतलब। और अगर भारत में बात की जाए तो भारत में इस समय कुल सेजों की संख्या जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या वर्तमान में 379 है, 379, और जिसमें से 265 सेज जो हैं वर्तमान में चल रहे हैं। अगर सेज के इतिहास पे बात की जाए तो सेज अधिनियम 2005 में बनाया गया, 2005 में सेज अधिनियम बनाया गया और यह 2006 से सेज नियमों के साथ लागू कर दिया गया। भारत में जो सेज व्यवस्था लागू है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वह चीन के सेज मॉडल पर लागू है। भारत का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र या इकोनॉमिक सेज जो है वह कांदला गुजरात में स्थापित किया गया था। अगर सेज के उद्देश्यों की बात की जाए तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाया गया विशेष स्थान सेज कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। रोजगार सृजन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास करना सेज का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। खनिज उत्पादन, दलहन, जूट, खेती और शहद। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वह खेती और शहद के उत्पादन से है। भारत में कुछ क्रांतियां और हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति कोको उत्पादन से, तथा स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंध रखती है। गोल्डन क्रांति हम लोग जान ही चुके हैं। या स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी या शहद उत्पादन से, बागवानी फसलों या फलों के उत्पादन से। भूरी क्रांति, धूसर क्रांति कह सकते हैं उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज, औषधि और झींगा मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से। तथा रजत या चांदी क्रांति जो है इसको कह सकते हैं कपास या अंडा उत्पादन के संबंध रखती है। तथा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जो है कृषि का समस्त विकास या कृषि के समस्त उत्पादन से संबंध रखती है। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तथा द्वितीय हरित क्रांति दालों एवं जैविक खेती से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से यह कुछ क्रांतियाँ थी जो भारत में महत्वपूर्ण रूप से लागू हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है। तो समोत्पाद वक्र का ढाल क्या मापता है? समोत्पाद वक्र का ढाल जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर को मापता है। सी सही है। क्या है समोत्पाद वक्र, या इसके बारे में जान लेते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या के लिए मुख्य रूप से समोत्पाद वक्र का प्रयोग किया जाता है। समोत्पाद वक्र उत्पादन फलन सहजातीय की मान्यता पर आधारित है। उत्पादन फलन के 2 साधन भूमि एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के दोनों साधन आंशिक रूप से स्थानापन्न होते हैं। अगर समोत्पाद के परिभाषा की बात की जाए तो 2 साधनों के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला वह वक्र जिसके सभी बिंदु पर समान उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है उसे समोत्पाद वक्र कहते हैं। यह समोत्पाद वक्र बिल्कुल आईसी वक्र की तरह बना होता है। तो यह समोत्पाद वक्र का आरेख है जो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है।
मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होने का मुख्य कारण जो है ह्रासमान तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। इसके अलावा समोत्पाद वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है, बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, तथा निम्न समोत्पाद वक्र उत्पादन की निम्न मात्रा तथा उच्च समोत्पाद वक्र जो है उत्पादन की उच्च मात्रा को बताता है। सममात्रा वक्र ना तो लंब अक्ष को स्पर्श करता है और ना ही आधार अक्ष को स्पर्श करता है। समोत्पाद वक्र का ढाल जो है तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है। दोनों जो साधन के और एल या भूमि और पूंजी है वह पूर्ण स्थानापन्न हो तो समोत्पाद जो है वह मूल बिंदु के प्रति समांतर होती है, तथा दोनों उत्पादन जब पूर्णतः पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र जो है वह एल आकार की होती है। तो यह समोत्पाद वक्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर समोत्पाद वक्र और उत्पादन अनधिमान वक्र में अंतर की बात की जाए तो समोत्पाद वक्र जो है उत्पादन फलन के विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि अनधिमान वक्र उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में विश्लेषण करता है, तथा दो साधनों के मध्य खींची जाने वाली रेखा जो है समोत्पाद वक्र कहलाती है, तथा दो वस्तुओं के मध्य खींची जाने वाली रेखा जो है वह अनधिमान वक्र कहलाती है। और समोत्पाद वक्र का ढाल सीमांत उपयोगिता के अनुपात को प्रदर्शित करता है, अर्थात तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है, और अनधिमान वक्र का ढाल भी सीमांत प्रतिस्थापन की दर को ही व्यक्त करता है। तो यह समानता दोनों वक्रों में थी, समोत्पाद वक्र और अनधिमान वक्र में। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसका समोत्पाद वक्र का ढाल मापता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत स्थिर लागत जो है तो वह आयताकार अतिपरवलय होता है। यह औसत स्थिर लागत वक्र का आकार है जिसके एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और वाई अक्ष पर एएफसी को दिखाया गया है, जो बताता है कि उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत क्या हो रही है, घट रही है। उत्पादन 5, 10, 15 हुआ तो औसत स्थिर लागत घट के 10, 8, 6 हो गई। तो उत्पादन बढ़ने पर एएफसी क्या हो रही है, घट रही है। यह एएफसी वक्र द्वारा दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत के पर्यायवाची हैं हस्तांतरण आय, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण मूल्य। तो उपरोक्त सभी जो हैं अवसर लागत के पर्यायवाची हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। तो उत्पत्ति का नियम जो है यह अल्पकाल से संबंध रखता है और पैमाने का प्रतिफल जो है दीर्घकाल से संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के नियम में कुछ साधन स्थिर अल्पकाल में और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल के नियम में समस्त साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात पूरा पैमाना ही बदला जा सकता है, उत्पादन का पैमाना ही बदला जा सकता है। तो उत्पत्ति के नियम अल्पकाल से संबंधित हैं और पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से। तो अल्पकाल अल्पकाल दीर्घकाल अल्पकाल अल्पकाल दीर्घ, सी ऑप्शन सही है। 6 का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कृषि जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। कृषि बी ऑप्शन में दिया है, बी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मुख्य रूप से ऐसी बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो ऐसी बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा जो बेची जाती हैं वस्तुएं वह मुख्य रूप से समरूप होती हैं, जैसे पंखा। तो ऐसी बाजार को क्या कहा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। रॉबिन्सन परिभाषा देते हुए कहते हैं, जिस बाजार में फर्मों की मांग पूर्णतया लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तथा गिफिन बताते हैं परिभाषा देते हुए, जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, अनंत होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसी प्रकार से विशेषताओं में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार से वृद्धि नहीं कर सकते हैं तथा इस बाजार में कीमत बाजार
शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत निर्धारित होती है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वह कीमत टेकर या कीमत ग्रहणकर्ता होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब हुआ एक्स अक्ष के समांतर होती है, जिसकी मांग की लोच ई डी बराबर हो जाता है अनंत होती है। परफेक्ट कंपटीशन में मांग की लोच अनंत होती है, और पूर्णतः लोचदार मांग होने का कारण क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होना है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में वस्तुएं जो है पूर्ण स्थानापन्न सहजाती समरूप की होती हैं, अर्थात मांग की आड़ी लोच जीरो, मांग की आड़ी लोच अनंत और मांग की लोच अनंत होती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। जबकि एकाधिकार में मांग की लोच जीरो एवं मांग की आड़ी लोच जीरो होती है, तथा परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है इकाई के बराबर होती है। एम आर एस एक्स वाई बराबर 1 होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तथा परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है, साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, तथा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अगर अल्पकाल में फर्मों के संतुलन की बात की जाए तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात दिए हुए प्लांट पर जो है फर्म कार्य करती है तथा नए प्लांट का चयन नहीं कर पाती, और फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर अल्पकाल में नियंत्रण होता है, और समय इतना कम होता है कि कोई भी फर्म प्रवेश करने से पहले सोचती है अल्पकाल में, इसलिए नियंत्रण होता है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर अल्पकाल में परफेक्ट कंपटीशन में। इसलिए अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि की स्थिति में कार्य करना पड़ता है अल्पकाल में। और दीर्घकाल में समय ज़्यादा होता है, इसलिए फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, इसलिए फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ पर कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्मों का उत्पादन विस्तार नए प्लांट का चयन कर लेता है, और फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, तो असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे क्या होता है उत्पादन लागत बढ़ जाती है, और उत्पादन लागत बढ़ने से लाभ कम हो जाता है। इसलिए दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों को सामान्य लाभ पर कार्य करना पड़ता है, जबकि अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ एवं हानि तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं जब, कब आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए, फर्म एकल वस्तु का उत्पादन करती है, बी, उत्पादक कम उत्पादन करते हैं, सी, फर्म श्रम विभाजन लागू करती है, डी, सरकार सड़कें उपलब्ध कराती है। तो आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं जब फर्म श्रम विभाजन लागू करती है, सी सही है 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ विवर्तित नहीं होगा? नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज, बेरोजगारी में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि, निवेश में वृद्धि। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वह बेरोजगारी में वृद्धि के कारण विवर्तित नहीं होगा। बेरोजगारी में वृद्धि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम घात वाला समरूप उत्पादन फलन कौन सा है? तो काप्ट डगलस उत्पादन फलन जो है प्रथम घात वाला समरूप उत्पादन फलन होता है। तो 10 का सही आंसर क्या है? बी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होगी। मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको आरेख से समझ सकते हैं। जैसे यह क्या पूछ रहा है? पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर यह टोटल यूटिलिटी का आरेख है, और जहाँ टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, तो यह मार्जिनल यूटिलिटी का आरेख है। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 है या सीमांत उपयोगिता पूर्ण तृप्ति बिंदु पर है, तो उस समय टोटल यूटिलिटी क्या है? अधिकतम है या सर्वोच्च है टोटल यूटिलिटी। और जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है
तो सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। और जब कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक है। टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता में यही 3 संबंध हैं और यही 3 संबंध एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो 11 का सही आंसर डी है। 12 औसत आगम वक्र का दूसरा नाम, तो औसत आगम वक्र का दूसरा नाम मांग वक्र है। मांग वक्र सी में दिया गया है, सी सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एक अवसर स्थिर लागत वक्र की आवृत्ति होती है, तो औसत स्थिर लागत वक्र एएफसी, तो एएफसी तो यही बनता है, एएफसी इकाई के बराबर होता है। तो एएफसी ई आयताकार अति परवलय या कह सकते हैं एएफसी इकाई के बराबर होता है, तो ए सही है। और सरल रेखा पर टीएफसी, ये एएफसी ये हो जाएगा, एएफसी आयताकार अति परवलय और टीएफसी जो है या सरल रेखा होती है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर 13 का ए है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्यय में शामिल हैं राजकीय व्यय, उपभोग व्यय, निवेश व्यय। तो राजकीय व्यय में या राष्ट्रीय व्यय में राजकीय व्यय भी शामिल है, उपभोग व्यय भी शामिल है और निवेश व्यय भी शामिल है, सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसके अलावा 2015 में इसका नाम बदलकर सीएसओ कर दिया गया, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया। और सीएसओ 1951 में जब स्थापना हुई थी तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन था, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन को 2015 में ऑफिस कर दिया गया और 2020 में नाम बदलकर NSO कर दिया गया है। NSO का मतलब हुआ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो वर्तमान में CSO का नाम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। अगर NSO के कार्य की बात की जाए तो आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करना, नेशनल आय में वृद्धि का अनुमान लगाना, आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाना, बचत में वृद्धि करना, पूंजी निर्माण में वृद्धि का अनुमान लगाना नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के कार्य हैं। और 2020 में इसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया। इसमें CSO का पूछा गया है, तो 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि किसी उत्पाद पर एकमुश्त कर लगाया जाए तो इस कर का तो जब उत्पाद पर एकमुश्त कर लगाया जाएगा तो कर का विवर्तन संभव नहीं है, बी सही है। अगला लैफर वक्र का संबंध है, तो लैफर वक्र का संबंध मतलब कम कर दर और बढ़ी आय से है, कम कर दर और बढ़ी आय से है। मतलब कर की दर जब कम होती है तो राजस्व सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है, मतलब अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए कर की दर न्यूनतम लगानी चाहिए। लैफर वक्र जो है कर की दर एवं कर राजस्व के बीच संबंध की बात करता है। कर की दर बढ़ने पर कुछ समय तक जो राजस्व क्या होता है, राजस्व में वृद्धि होती है और एक सीमा के बाद राजस्व में कमी आने लगती है। और लैफर वक्र का आरेख जो है वह उल्टे यू आकार का होता है, जो बताता है कि लैफर वक्र बताता है कि 0 कर दर पर 0 राजस्व प्राप्त होता है तथा 100% कर दर पर भी राजस्व 0 ही प्राप्त होता है। अर्थात कर की एक न्यूनतम या सहनीय दर होती है, उस दर पर कर राजस्व जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो लैफर वक्र उल्टे यू आकार का होता है, जो कम कर दरों और बढ़ी आय के बीच संबंधों की बात करता है। कम कर दर और बढ़ी आय का मतलब कम कर दर और बढ़ी आय का मतलब किस ऑप्शन में है? कम कर दर और बढ़ी आय, कम कर दर और बढ़ी आय बी ऑप्शन में है, बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दुगना कर दिया जाए तब कीमत स्तर हो जाएगा, तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा।
सी सही है 18। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और अगर आरबीआई के कार्यों की बात की जाए तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, मुद्रा जारी करने का कार्य करती है या मुद्रा निर्गमन का एक अधिकार है। इसके अलावा मौद्रिक नीति जारी करने का एक कार्य जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो यह कुछ आरबीआई के प्रमुख कार्य थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मुद्रा प्रसार बेरोजगारी में पारस्परिकता की अवधारणा का योगदान किया? तो यह फिलिप्स ने किया था। फिलिप्स जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की अगर बात कहीं भी आ जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिए उसका आंसर फिलिप्स ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ऋण योग कोष सिद्धांत किसने दिया? तो ऋण योग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह बिक्सेल द्वारा किया गया था। बिक्सेल सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा ऋण योग कोष सिद्धांत के समर्थक अर्थशास्त्रियों में ओहलिन तथा रॉबर्टसन हैं। अगर ब्याज के सिद्धांतों में बात की जाए तो तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तथा ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत प्रोफेसर सीनियर ने दिया था। ब्याज का मनोवैज्ञानिक नियम जो है बाम-बावर्क द्वारा दिया गया था, या कह सकते हैं ब्याज का ऑस्ट्रियन सिद्धांत जो है बाम-बावर्क द्वारा दिया गया था। ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया था। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर द्वारा दिया गया और ब्याज का आधुनिक सिद्धांत हिक्स एवं हैंसन द्वारा दिया गया था। तो यह ब्याज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक साधनात्मक व्यापार शर्त किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई? जेकब वार्नर, टाजिंग, रिकार्डो, हैबरलर। तो एक साधनात्मक व्यापार की शर्त जो है प्रोफेसर जैकब वार्नर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा प्रोफेसर जैकब वार्नर ने द्विघटकी या एक घटकी व्यापार शर्त तथा वास्तविक व्यापार शर्त का भी जिक्र प्रोफेसर जैकब वार्नर ने ही किया है। आय व्यापार की शर्त प्रोफेसर डोरेंस द्वारा दी गई थी। आय व्यापार की शर्त निकालने का सूत्र Px × Qx/Pm है। तथा सकल अदला बदली व्यापार की शर्त एवं निवल अदला बदली व्यापार की शर्त प्रोफेसर टॉजिंग द्वारा दी गई थी। एक घटकी, द्विघटकी और वास्तविक व्यापार की शर्त प्रोफेसर जैकब वार्नर द्वारा दी गई। सकल अदला बदली एवं निवल अदला बदली व्यापार की शर्त टॉजिंग द्वारा दी गई और आय व्यापार की शर्त प्रोफेसर डोरेंस द्वारा दी गई थी। तो यह सभी आय व्यापार की शर्तें हो गई हैं। पुनः एक बार बता देते हैं, एक घटकी, द्विघटकी और वास्तविक व्यापार की शर्त जैकब वार्नर द्वारा दी गई। सकल अदला बदली और निवल अदल बदल व्यापार की शर्त टॉजिंग द्वारा और आय व्यापार की शर्त जो है डोरेंस द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बहुसंरेखता पद का सर्वप्रथम उल्लेख किया किसने? तो बहुसंरेखता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह फिशर द्वारा किया गया था। फिशर ए ऑप्शन में दिया गया है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी, यह सहसंबंध है। तो यह सहसंबंध जो है पूर्ण सहसंबंध की बात करता है। पूर्ण सहसंबंध में दोनों जो प्रतिगमन रेखाएं हैं वह एक हो जाती हैं। तो 24 का ए आंसर सही है। और इसके अलावा जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक्स तथा वाई एच एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे यह एक दूसरे को जब समकोण पर काटती हैं तो एक्स और वाई के बीच सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इसको मान लेते हैं वाई आन एक्स प्रतिगमन है और इसको मान लेते हैं एक्स आन वाई प्रतिगमन है। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध का अभाव पाया जाता है और जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे मूल्य जो है एक दूसरे के समान होता है, तो ऐसी स्थिति में आर ये प्लस है और अगर दूसरा आर एक बना दिया जाए तो आर यह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स आन वाई और वाई आन
x हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध होता है ऐसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसलिए है क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्यों में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है। तो इस चित्र में आंशिक संतुलन दिखाया गया है। आंशिक संतुलन बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। समाजवादी समाज में होता है योजना, कीमत तंत्र, सीमित सरकारी नियंत्रण, सभी। तो समाजवादी समाज में जो है वह केंद्रीय नियोजन या योजना होती है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है और 1948 से भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व भारत की अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा एक अचल पूंजी है। जूट का रेशा, रंग, करघालूम, सभी। तो इसमें अचल पूंजी जो है वह है लूम या करघा। बाकी जूट एवं रेशा को घटाया बढ़ाया जा सकता है इधर उधर, रंग को भी घटाया, मतलब जो स्थिर पूंजी पूछा गया है, स्थिर पूंजी जो है लूम या करघा या फैक्ट्री है एक प्रकार से करघा जूट काटने की। अगला क्वेश्चन है ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया। तो ई शक्ति परियोजना जो है नाबार्ड द्वारा अपनाई गई थी। नाबार्ड की अगर स्थापना की बात की जाए तो डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड की योजनाओं में कई योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं, जैसे ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, दीर्घकालीन सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास योजना, गोदाम अवसंरचना कोष, खाद्य प्रसंस्करण निधि, स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम। ई शक्ति कार्यक्रम 2015 से चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से जो है यह ई शक्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है और कौशल विकास कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है। तो नाबार्ड जो है ई शक्ति प्रोग्राम चला रहा है। तो 29 का सही आंसर सी है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 डी ऑप्शन सही है। 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई और यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। 20 सदस्यों ने यूरो को आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा माना है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना maastricht संधि 1992 के तहत हुई थी, जिसको नीदरलैंड संधि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।